हाँ, आइए दोस्तों शुरू करते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोक्यूशन यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हमारे शरीर में कैसा इंजरी पाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोक्यूशन के बाद हम देखेंगे कि लाइटनिंग यानी कि जो घने बादल है उससे जो लाइटनिंग हो रही है, बिजली हो रही है, बिजली गिर रही है, उससे कैसा इंजरी होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, तो इलेक्ट्रिक करंट में कुछ फैक्टर्स हैं जिससे इंजरी बढ़ सकता है या घट सकता है। तो जैसे एसी वोल्टेज जैसे अल्टरनेटिंग करंट है, ये ज़्यादा डेंजरस है बजाय डायरेक्ट करंट के। डायरेक्ट करंट जो सीधा होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट इज मोर डेंजरस देन डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट है वोल्टेज और एम्पियर। अगर वोल्टेज और एम्पियर ज़्यादा हाई है मैग्नीट्यूड्स में तो चांसेस ऑफ इंजरी ज़्यादा होगा। दोनों वोल्टेज और एम्पियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंजरी। ठीक है, अच्छा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंजरी। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो इंजरी कम हो जाएगा, तो इट इज ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंजरी। तो जैसे रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होता है, ड्राई स्किन में रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इंजरी इसमें कम होगा, और मॉइस्ट स्किन में रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इंजरी सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एम्पियर में एक और चीज़ दिखाया जाता है, ज़्यादा करंट हो, अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड्स का करंट हो तो विथहोल्ड स्पेज्म और टिटैनॉइड स्पेज्म, ऐसा लगता है कि हाथ करंट ने पकड़ लिया है। ठीक है, फिजिकली रूप से हाथ पकड़ा गया है, हाथ जकड़ा गया है और उसी में सटा रहता है, अलग हो नहीं पाता है। ठीक है, दिस इज नोन एज टिटैनॉइड स्पेज्म और विथहोल्ड स्पेज्म। ये करंट की वजह से, करंट की मैग्नीट्यूड्स ज़्यादा की होने की वजह से होता है। नेक्स्ट है जूल बर्न इज ए इंजुरी ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। तो जूल बर्न में क्या खासियत होता है, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट जूल बर्न। इट इज ए मार्क ऑफ एंट्री फाउंड एट द पॉइंट ऑफ एंट्री, और दूसरा इट इज ए स्पेसिफिक एंड डायग्नोस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर जूल बर्न मिल गया तो ये सोच लीजिए कि वो बंदा जो है उसको इलेक्ट्रिक करंट ही लगा है। इट इज ए वेरी मच स्पेसिफिक एंड डायग्नोस्टिक फॉर इलेक्ट्रिक करंट, जूल बर्न। अच्छा, नेक्स्ट है इट इज ए एंडोजिनस बर्न एंड इट इज ए ड्यू टू लो वोल्टेज। ठीक है, तो जूल बर्न और एक तो क्रोकोडाइल बर्न होता है। तो जूल बर्न लो वोल्टेज की वजह से होता है, क्रोकोडाइल बर्न हाई वोल्टेज करंट की वजह से होता है, लेकिन होता है दोनों इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही है। तो जूल को कैसे याद करेंगे, जूली गिव्स झटका ऑन एंट्री। तो जूली से क्या हुआ, जूल बर्न हुआ, जूली से जूल बर्न। झटका मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट की इंजरी से होता है, तो इट इज एंड डायग्नोस्टिक फॉर इलेक्ट्रिक करंट, तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट झटका। और एंट्री, इट इज ए पॉइंट ऑफ एंट्री, इट इज स्पेसिफिक फॉर पॉइंट ऑफ एंट्री। अगर जूल बर्न दिख गया मतलब पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड द बॉडी इज थ्रू दैट रूट। ठीक है, जूल बर्न इलेक्ट्रिक करंट का गेट है इनसाइड द बॉडी। ठीक है, और नेक्स्ट है वंस ऑफ हाई वोल्टेज करंट। हाई वोल्टेज में क्रोकोडाइल बर्न होता है, तो लो वोल्टेज में जूल बर्न होता है। जूल हम इसको एक सिंबलाइज कर रहे हैं एक लड़की से, जूली नाम की लड़की से। ठीक है, तो इतना मासूम है, तो ये लो वोल्टेज करंट से होता है जूल बर्न। और हाई वोल्टेज करंट क्रोकोडाइल बर्न है। क्रोकोडाइल देखिए कितना क्रूअल है, कितना हार्श है, कितना रिजिड है, तो इसका बॉडी सर्फेस कितना रफ है, तो ये क्रोकोडाइल बर्न होता है क्योंकि इसके इज ड्यू टू हाई वोल्टेज करंट। और इन फिजिकली कैसा देखा जाता है, मल्टीपल पंक्टेड लेजन्स ऑन द बैक पाया जाता है विक्टिम्स पर। ठीक है, जिसको करंट लगा है। ठीक है, तो ये वाला जूल बर्न एंडोजिनस बर्न होता है, ये वाला क्रोकोडाइल बर्न इट इज एक्सोजिनस बर्न। ठीक है, अच्छा, लूज कंटेक्ट से पाया जाता है, और क्रोकोडाइल बर्न मल्टीपल पंक्टेड लेजन्स पाया जाता है। बोन पल्स एंड वैक्स ड्रिपिंग, तो जानते ही हैं क्या होता है कि हाई वोल्टेज करंट की वजह से जो बोन्स है वो पिघलने लगता है, वैक्स ड्रिपिंग मतलब मोम की तरह पिघलने लगता है। इट इज नोन एज बोन पल्स और वैक्स ड्रिपिंग। ठीक है, तो हाई वोल्टेज करंट की वजह से क्रोकोडाइल बर्न होगा, दूसरा बोन पल्स और वैक्स ड्रिपिंग होगा। क्रोकोडाइल बर्न में क्या होता है, मल्टीपल पंक्टेड लेशंस ऑन द बैक ड्यू टू डांसिंग ऑफ हाई वोल्टेज करंट ऑन द बॉडी। तो जूल बर्न इट इज ए लो वोल्टेज करंट, क्रोकोडाइल बर्न इज ए हाई वोल्टेज करंट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है जूल बर्न और एक क्रोकोडाइल बर्न है। जूल बर्न ये इट इज ए पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड क्रोकोडाइल बर्न ऑन द बैक ड्यू टू हाई वोल्टेज करंट मल्टीपल डांसिंग ओवर बेल्स। दोनों इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। इट इज ए लो वोल्टेज, इट इज ए क्रोकोडाइल बर्न इज ए हाई वोल्टेज, इट इज ए एंडोजिनस, इट इज ए हाई क्रोकोडाइल बर्न, इट इज ए एक्सोजिनस। नेक्स्ट है, हाँ, नेक्स्ट है लाइटनिंग इंजरी। वो दोनों इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है। अब हम पढ़ेंगे इंजरी ड्यू टू लाइटनिंग। ठीक है, घने काले काले घने बादल है, बरसात का मौसम है, तो लाइटनिंग हो रहा है, तो इसकी वजह से जो इंजरी होता है हमारे शरीर में दैट इज नोन एज लाइटनिंग इंजरी। वो कैसा होता है देखते हैं, उसमें भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है लाइटनिंग, या इट इज ऑल्सो नोन एज फिलिग्री बर्न, और इट इज ऑल्सो नोन एज किरणोग्राफिक, RAUNO ग्राफिक
किरेनोग्राफिक मार्क, किरेनोग्राफिक मार्क। तो कैसे याद रखेंगे? ठीक है, किरण से ये वाला किरण हो गया, तो किरण मीन्स लाइटनिंग, किरण मीन्स लाइटनिंग, सो इट इज ए ड्यू टू दिस इंजुरी इज ड्यू टू लाइटनिंग। किरेनोग्राफिक मार्क, फिलिग्री बर्न और लिस्टनबर्ग फ्लावर्स इज ऑल द सेम्स। इसको कैसे याद रखेंगे? एल आई से लाइटनिंग, फिलिग्री इसमें भी एल आई है, तो फिलिग्री बर्न में भी लाइटनिंग है, एल आई है, और लिस्टनबर्ग फ्लावर इसमें भी एल आई है, ठीक है। और किरणोग्राफिक, ठीक है, इसमें किरण है मतलब लाइटनिंग। और एक तो एक याद करना होगा, इट इज ए एर्बोरेसेंट बर्न, ये वाला याद करना होगा। तो फिलिग्री बर्न, लिस्टनबर्ग फ्लावर, किरणोग्राफिक, एर्बोरेसेंट बर्न सब एक ही है, ठीक है। एक्चुअली इसमें होता क्या है वो देखते हैं। होता क्या है कि हमारे सोल्जर हमारे आर्म पर फर्न प्लांट्स जैसा अपीयरेंस हो जाता है, ठीक है, फर्निंग और फेदरी अपीयरेंस ऑन आवर सोल्जर आर्म, ठीक है। और वो लिस्टनबर्ग इट रिसेंबल्स फर्न प्लांट, ठीक है, वो फेदरी होता है, और इसी को कहते हैं लिस्टनबर्ग मार्किंग, इसी को कहते हैं फिलिग्री बर्न, इसी को कहते हैं एर्बोरेसेंट बर्न, इसी को कहते हैं किरणोग्राफिक मार्किंग्स, ठीक है। ये फर्न प्लांट्स जैसा होता है। अच्छा, ये एक लिस्टनबर्ग मार्किंग नॉट फॉलो ब्लड वेसल्स, जबकि मार्वेलिंग क्या होता है? पोस्टमार्टम अपीयरेंस होता है। कब होता है? डेथ के 36 आवर बाद, 36 आवर आफ्टर डेथ मार्वेलिंग होता है। इट फॉलो ब्लड वेसल्स, ठीक है, जबकि लिस्टनबर्ग मार्किंग और फर्निंग नॉट फॉलो ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट आइए, तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि करंट से किस प्रकार की, इलेक्ट्रिक करंट से कैसा कैसा इंजरी होता है, जिसमें क्रोकोडाइल और जूल बर्न देखें, और उसके बाद हम देखें कि लाइटनिंग से कैसा इंजरी होता है, जिसमें लिस्टनबर्ग फ्लावर और फेदरी और फर्निंग होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि बम ब्लास्ट से कैसा इंजरी होता है। इट इज नोन एज एक्सप्लोजन इंजरी। एक्सप्लोजन कहाँ कहाँ हो सकता है? ये ईयर ब्लास्ट में हो सकता है, ये अंडर वाटर हो सकता है, ये सॉलिड ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है। ईयर ब्लास्ट में होगा तो कैसा होगा? अच्छा, अंडर वाटर ब्लास्ट में होगा तो मोस्ट कॉमन ऑर्गन इंजर्ड हो जाएगा, वो है जीआईटी सिस्टम, ठीक है, जीआईटी स्टोमक और इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। अच्छा, एयर ब्लास्ट होगा तो कैसे इन्वॉल्व होगा वो देखते हैं, ठीक है। एयर ब्लास्ट जो होगा इसमें एक कहानी है, लंबा कहानी है। तो सबसे पहले ये बम ब्लास्ट हुआ, ठीक है। बम ब्लास्ट होने के बाद सबसे पहले प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी होगा, प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी, उसके बाद सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरी, उसके बाद टर्शियरी एंड देन क्वाटरनरी। व्हाट इज प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी? प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी ड्यू टू ब्लास्ट वेव और एयर कंप्रेशंस, एयर की दबाव की वजह से होता है, ठीक है, एयर कंप्रेशंस। सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरी इज ड्यू टू फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, जितना भी मिसाइल्स बम में मिसाइल्स है या गन पाउडर है, वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की वजह से, फ्लाइंग मिसाइल्स की वजह से सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरी होता है। टर्शियरी ब्लास्ट इंजरी क्यों होता है? टर्शियरी ब्लास्ट इंजरी क्योंकि जो व्यक्ति है, जो पर्सन्स है, वो हवा में उड़ता हुआ ग्राउंड में टकरा जाता है, इसकी वजह से जो फ्रैक्चर्स होता है, फ्रैक्चर्स ऑफ बोन और हैंड, इट नोन एज टर्शियरी ब्लास्ट इंजरी, ठीक है। अब क्वाटरनरी ब्लास्ट इंजरी क्या होता है? इट इज ए मिसलेनियस, ठीक है। बिल्डिंग, अगर बम ब्लास्ट की वजह से बिल्डिंग कोलैप्स हुआ, बिल्डिंग कोलैप्स होने की वजह से जो उसको डैमेज होता है, इट इज नोन एज क्वाटरनरी इंजरी। बिल्डिंग कोलैप्स और बर्न, इट्स ऑल इंक्लूडेड इन क्वाटरनरी ब्लास्ट इंजरी, ठीक है। अब आइए देखते हैं, एयर ब्लास्ट हुआ तो इट इज ए फर्स्ट कैटेगराइज एज ए ब्लास्ट इंजरी। ब्लास्ट इंजरी का क्या कॉज है? एंड द ऑर्गन इंजर्ड इनसाइड द बॉडी, ठीक है। तो ब्लास्ट इंजरी कैसा होता है? प्राइमरी हम देख लेते हैं, क्यों होता है? ब्लास्ट वेव की वजह से या एयर कंप्रेशन की वजह से, ब्लास्ट वेव या एयर कंप्रेशन की वजह से। और मोस्ट कॉमन ऑर्गन इंजरी इज ईयर, मतलब कान, ईयर इज मोस्ट कॉमन, लंग इज सेकेंड मोस्ट कॉमन। तो जो भी हॉलो ऑर्गन्स है वो ईयर ब्लास्ट इंजरी में मोस्ट कॉमनली इंजर होगा। तो जो भी हॉलो है, ठीक है, भले वो जीआईटी सिस्टम, स्टमक भी हमारा हॉलो है तो वो भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ईयर तो सबसे एक्सटर्नल है, मोस्ट कॉमन होगा, लंग्स उसके बाद सेकेंड मोस्ट कॉमन है, लेकिन ये फटल होता है, सबसे ज़्यादा फेटल होता है लंग्स, और उसके बाद जीआईटी सिस्टम्स है, ठीक है। तो प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी ड्यू टू ईयर कंप्रेशंस और ऑर्गन इंजरी हम देख चुके हैं। अब सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरी मोस्ट कॉमन इंजरी, ब्लास्ट इंजरी इज नोन एज सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरी। ये क्यों होता है? फ्लाइंग मिसाइल्स या फ्लाइंग प्रोजेक्टाइल की वजह से, जो बम में होता है, ठीक है। और ऑर्गन इंजरी इज मार्शल स्ट्राइड। मार्शल स्ट्राइड क्या होता है? ये क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज मार्शल स्ट्राइड? मार्शल स्ट्राइड याद रखिएगा दोस्तों, लैब, इसको याद रखिएगा। कैसे याद करेंगे? लैब, बिफोर ब्रूजिंग, ए फॉर एब्रेजन, ठीक है, और एल फॉर लेसिरेशंस। तो कभी भी मार्शल स्ट्राइड का क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्शल स्ट्राइड इंक्लूड, देन इट इज मार्शल स्ट्राइड इंक्लूड लैब, एल फॉर लेसिरेशन, ए फॉर एब्रेजन, बी फॉर ब्रूजिंग। तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? और ये सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरी में पाया जाता है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? मार्शल हैज फ्लाइंग मिसाइल्स इन लैब, मार्शल हैज फ्लाइंग मिसाइल्स इन लैब, फ्लाइंग मिसाइल इन लैब, ठीक है, इन लैब।
मार्शल के पास फ्लाइंग मिसाइल्स हैं इन लैब में, ठीक है। मार्शल से मार्शल ट्राइड, फ्लाइंग मिसाइल से ये वाला याद रखिएगा, और लैब से ये वाला निमोनिक्स, लेसिरेशन, एब्रेशन एंड ब्रूजिंग। देन टर्सरी ब्लास्ट इंजरी। टर्सरी ब्लास्ट इंजरी क्यों होता है? विंड और विक्टिम डिस्प्लेसमेंट, और विक्टिम जो होता है ग्राउंड में पटका जाता है या ग्राउंड में टकरा जाता है, उसकी वजह से बोन फ्रैक्चर्स होता है, ठीक है। फ्रैक्चर्स ऑफ बोन, फ्रैक्चर ऑफ बोन, ठीक है। टर्सरी इंजरी से, टर्सरी ब्लास्ट इंजरी से बोन का फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट इज क्वाटरनरी। क्वाटरनरी क्यों होता है? बिल्डिंग कोलैप्स कर गया या बर्निंग इंजरी हुआ, तो इट्स ऑल इंक्लूडेड इन क्वाटरनरी ब्लास्ट इंजरी। ट्रॉमेटिक एस्फेक्सिया, बर्न, बिल्डिंग कोलैप्स, इट्स ऑल इंक्लूडेड इन क्वाटरनरी ब्लास्ट इंजरी। आइए दोस्तों, अब देखते हैं इसको कैसे याद रखेंगे। कुछ निमोनिक्स है। BF से डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। हमारे बॉयफ्रेंड से डिस्टेंस बढ़ गया, दूरी बढ़ गया, दूरी बॉयफ्रेंड से डिस्टेंस बढ़ गया या दूरी बढ़ गया, दूरी बढ़ गया, बढ़ गया, बॉयफ्रेंड से दूरी बढ़ गया। बी से ब्लास्ट वेव या एयर कंप्रेशन की वजह से होता है। एफ से फ्लाइंग मिसाइल्स, डी से डिस्प्लेसमेंट्स, बी से बिल्डिंग कोलैप्स एंड बर्न, ठीक है। तो इट इज़ ए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी। तो याद रहेगा दोस्तों, BF से दूरी बढ़ गया। ब्लास्ट वेव आल्सो नोन एज ईयर कंप्रेशंस। तो इसी सीरीज में आपको याद करना है, ब्लास्ट वेव, फ्लाइंग मिसाइल, डिस्प्लेसमेंट और बिल्डिंग कोलैप्स। नेक्स्ट है दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ब्लास्ट इंजरीज। मोस्ट कॉमन ऑर्गन इंजरी इन ईयर ब्लास्टेज, जैसे कि अंडर वाटर में GIT है, तो ईयर ब्लास्ट में मोस्ट कॉमन ईयर होगा, और सेकेंड मोस्ट कॉमन लंग होगा। मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व इन अंडर वाटर ब्लास्ट इंजरी इस GIT पढ़ चुके हैं। मोस्ट कॉमन ब्लास्ट इंजरी इज सेकेंडरी, ठीक है। देखते हैं सेकेंडरी मोस्ट कॉमन है, ये पहले ही देख चुके हैं। सेकेंडरी इट इज मोस्ट कॉमन, जिसमें मार्शल स्ट्राइड पाया जाता है, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन ब्लास्ट इंजरी होता है अगर ईयर ब्लास्ट हो तो। एंड नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन फेटल ब्लास्ट इंजरी इज सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी अगर हो तो वो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन भी होता है सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरी। मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ब्लास्ट इंजरी इज स्किन। क्यों? क्योंकि इसमें लैब होता है, यानी लेसिरेशन, एब्रेशन, ब्रूजिंग, LAB। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व इन प्राइमरी ब्लास्ट इंजरी इज ईयर, ठीक है। ईयर कंप्रेशंस की वजह से होता है, इसलिए ईयर यानी कान। और नेक्स्ट है लंग, ठीक है। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट देखिए, नेग्लिजेंस बाय द डॉक्टर। तो दोस्तों जानते हैं कि डॉक्टर इतना बिजी रहते हैं, इतना पेशेंट्स का इलाज करते हैं, इतना पेशेंट डील करते हैं OPD में, IPD में। तो डॉक्टर और पेशेंट्स का जो रिलेशंस है उसमें कुछ उतार चढ़ाव या कुछ गलतियां हो सकती है, ठीक है। इसे झुटलाया नहीं जा सकता है। डॉक्टर सुपर कंप्यूटर नहीं है, AI नहीं है, जबकि AI से भी गलती हो सकती है, तो डॉक्टर से भी तो हो ही सकता है, ठीक है। तो इस जो नेग्लिजेंस है डॉक्टर के द्वारा या जो डॉक्टर से गलतियां होती हैं उसे कैसे बांटा जाता है, ठीक है। वो किस किस आधार पर बांट सकते हैं? तो सबसे पहले क्रिमिनल है, सिविल है, और तीसरा है कंट्रीब्यूटरी है। तो सबसे पहले क्रिमिनल नेग्लिजेंस देखते हैं। क्रिमिनल नेग्लिजेंस आप थंबनेल में देख चुके हैं कि ये जो डॉक्टर साहब हैं वो रॉन्ग लिम्ब को काट दिया है, ठीक है। गैंग्रीन इसका किसी पैर में था, ठीक है, और इसके नॉर्मल और हेल्दी लेग को काट दिया गया है, ठीक है। तो ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ठीक है। कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस यानी ग्रॉस नेग्लिजेंस है, मतलब ये आंखों से दिख रहा है कि डॉक्टर ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, ठीक है। तो रॉन्ग लिम्ब को काटना या रॉन्ग लिम्ब में, रॉन्ग आई में ऑपरेशन कर देना, ठीक है। रॉन्ग या मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, ठीक है। मिसमैच्ड मतलब ब्लड ग्रुप कुछ और है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन कुछ और ग्रुप का कर दिया है। मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, रॉन्ग लिम्ब का काटा। या तीसरा है कि रॉन्ग ऑर्गन इन्वॉल्व कर दिया, रॉन्ग ऑर्गन रिमूव कर दिया गया, ठीक है। अपेंडिक्स को निकालना था और निकाल दिया गया गॉल ब्लैडर को, ठीक है। गॉल ब्लैडर को निकालना था, निकाल दिया गया किडनी को, ठीक है। तो ये ब्लंडर बाय डॉक्टर है। तो क्रिमिनल जहां टर्म आ गया, मतलब ये कोर्ट कचहरी से रिलेटेड हो गया, तो ये क्रिमिनल कोर्ट डील करेगा, और किसके द्वारा डील होगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी लॉयर के द्वारा होगा, ठीक है। ये बहुत ही सीरियस क्राइम हो गया, क्रिमिनल नेग्लिजेंस सीरियस क्राइम हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मतलब कंट्रीब्यूशन, मतलब डॉक्टर का भी कंट्रीब्यूशन है और पेशेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसमें कोई एक रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। डॉक्टर साहब ने इसे थायराइड गोली दिया और ये पेशेंट महोदय ने क्या किया? टेकिंग थायराइड आफ्टर हैवी लंच। जबकि हम जानते हैं कि थायराइड और आयरन का गोली, आयरन का टैबलेट्स शुड ऑलवेज बी टेकन इन एम्प्टी स्टमक, ठीक है। लेकिन ये वहाँ से क्या है, थायराइड जो है आपने आफ्टर हैवी लंच के बाद
खाने लगे और जो बेनिफिट होना था थायराइड की वजह से थोड़ा भी नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये बोला कि हम हैवी लंच के बाद खाने लगे, तो डॉक्टर साहब ने चिल्ला दिया, नो ऐसा तुमने क्यों किया है। तो यहाँ डॉक्टर का इसलिए गलती है क्योंकि ये फॉलोअप नहीं लिए, ठीक है, पेशेंट से फॉलोअप नहीं लिया, सो डॉक्टर इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, डॉक्टर और पेशेंट्स दोनों का मिली भगत से ये नेग्लिजेंस है। तीसरा है सिविल नेग्लिजेंस। डैमेज इज सच ए वे इन विच कैन बी कंपनसेटेड बाय पेइंग मनी, नो बीएनएस, नो कोर्ट इज अवेलेबल, और केवल डॉक्टर सिर्फ ऑन मॉनिटरी बेसिस यानी कुछ फीस या पैसे देकर पेशेंट से ये मामला सुलझा सकते हैं। आइए दोस्तों, अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि नेग्लिजेंस, सिविल नेग्लिजेंस हुआ, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस हुआ। सिविल नेग्लिजेंस तो हम पढ़ ही चुके हैं कि बहुत ही सिंपल नेग्लिजेंट फॉर्म है जो डॉक्टर के द्वारा होता है, कॉज डैमेज टू द पेशेंट्स, लेकिन इसे ऑन द मॉनिटरी बेसिस हम सुलझा सकते हैं। डैमेज इज सच वे विच कैन बी कंपनसेटेड बाय मनी, ठीक है, मनी से सुलझा जा सकता है। अच्छा, नॉट कम अंडर आईपीसी या बीएनएस। अच्छा, इसको बर्डन ऑफ प्रूफ ये साबित करने की जिम्मेदारी कि उसके साथ गलती हुआ ये पेशेंट पर है, ठीक है। और दूसरी तरफ हम कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, जिसमें डॉक्टर और पेशेंट दोनों रिस्पॉन्सिबल है, एलॉन्ग विद पेशेंट कंट्रीब्यूटेड द नेग्लिजेंस। और बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें साबित करने का कि हम निर्दोष हैं और इसमें पेशेंट भी शामिल है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन डॉक्टर, ठीक है। सिविल नेग्लिजेंस में बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन पेशेंट्स, उसे साबित करना पड़ता है कि नहीं डॉक्टर का गलती है। और पनिशमेंट दोनों देखते हैं, सिविल नेग्लिजेंस में और कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में। सिविल नेग्लिजेंस में मॉनिटरी कंपनसेशन हो सकता है, मतलब पैसे के द्वारा मामला को सुलझाया जा सकता है, ठीक है, कि मामला पेशेंट को पैसा दे दीजिए और मामला सुलझ जाएगा। और ये इसमें भी कंट्रीब्यूटरी में भी पार्शियल डिफेंस है, मॉनिटरी कंपनसेशन संभव है, ठीक है। अब तीसरा है ग्रॉस नेग्लिजेंस, जो सबसे भयानक है, ग्रॉस नेग्लिजेंस है, और इसे जिसमें डॉक्टर का ब्लंडर होता है, ब्लंडर मिस्टेक्स, ब्लंडर डन बाय डॉक्टर, ठीक है, रॉन्ग लिम, रॉन्ग ऑपरेशंस एंड मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला ग्रॉस, ठीक है। और पुलिस कॉजिंग डैमेज टू द पेशेंट, इसमें क्या होता है वो देखते हैं। अच्छा, एग्जांपल्स ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जिसमें क्रिमिनल नेग्लिजेंस का चार्ज डॉक्टर पर लग सकता है, मतलब तो वो क्या क्या एग्जाम्पल है वो देखते हैं, ठीक है। ऑपरेशन ऑन रॉन्ग लिम्ब, मतलब गैंग्रीन किसी राइट लेग का है और लेफ्ट लेग को रिमूव किया गया, ठीक है। रिमूवल ऑफ रॉन्ग ऑर्गन, तो समझ ही गए, गॉल ब्लैडर को निकालना था, वो उसने अपेंडिक्स को निकाल दिया या किडनी को निकाल दिया। मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन गलत ट्रांसफ्यूज किया गया, और कंडक्टिंग क्रिमिनल एबॉर्शंस, दिस ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस या ग्रॉस नेग्लिजेंस विच इज ए ब्लंडर, ठीक है, ब्लंडर। नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, जिसमें कि डॉक्टर और पेशेंट्स दोनों रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इम्प्रॉपर हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट्स, ठीक है, पेशेंट्स या तो हिस्ट्री प्रॉपर नहीं बताया गया, क्या उसे पास्ट में टीबी हुआ था या वो डिजीज उसके हेरिडिटी में चला आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसने कुछ हिस्ट्री स्पष्ट किया नहीं। दूसरा, नॉट फॉलो डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन, डॉक्टर्स ने कहा कि थायराइड और आयरन टैबलेट आपको खाली पेट में लेना है, पर पेशेंट्स ने ये फॉलो नहीं किया और लंच के बाद थायराइड का गोली लेने लगा। तो नॉट फॉलो डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस, लिविंग हॉस्पिटल अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, उसे नहीं कहा गया, लेकिन पेशेंट हॉस्पिटल छोड़ दिया कि बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है, बहुत ज़्यादा चार्जेस आ रहा है, तो वो हॉस्पिटल छोड़ देता है, तो इसमें भी पेशेंट्स का गलती हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, फैक्ट्स अबाउट कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, कुछ फैक्ट्स कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का देख लीजिए, ठीक है। इट इज ए डिफेंस फॉर डॉक्टर इन सिविल नेग्लिजेंस बट नॉट इन क्रिमिनल केस, क्यों, क्योंकि क्रिमिनल केस बहुत भयानक होता है, क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट इसको डील करता है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसमें क्या है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस सिविल नेग्लिजेंस में देखते हैं सिंपल एब्सेंस ऑफ स्किल एंड केयर, जबकि ग्रॉस नेग्लिजेंस है और इन अटेंशन टू पेशेंट सेफ्टी, इसमें पेशेंट्स का सेफ्टी भी दाव पर लग जाता है, ठीक है, पेशेंट्स का जान पर बना जाता है क्रिमिनल नेग्लिजेंस में। इसमें क्या ट्रायल होता है सिविल नेग्लिजेंस में सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल नेग्लिजेंस में क्रिमिनल कोर्ट में, और पेशेंट्स कंसेंट्स फॉर द एक्ट इज गुड डिफेंस और एविडेंस इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस इज इनफ, लेकिन इसमें कोई डिफेंस काम नहीं आता, क्रिमिनल नेग्लिजेंस में कोई डिफेंस काम नहीं आता, नो कंसेंट इज एविडेंस, नो कंसेंट इज मतलब कोई भी कंसेंट उससे बचा नहीं पाता, शुड बी प्रूफन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक है। अगर एविडेंस हो तो वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, पनिशमेंट, सिविल नेग्लिजेंस में तो फाइन है, मॉनेटरी बेसिस पर मामला सुलझ जाता है, और लेकिन क्रिमिनल नेग्लिजेंस में 304 AIP से अभी है 106 BNS, जिसमें डॉक्टर कैन बी चार्ज फॉर 2 years पर इम्प्रिजनमेंट, मतलब डॉक्टर्स को 2 साल की कैद हो सकती है। और एक कंप्लाइंट क्या होता है, पेशेंट इज सिविल नेग्लिजेंस में पेशेंट इज कंप्लाइंट, एंड क्रिमिनल नेग्लिजेंस में तो समझ ही रहे हैं, जब क्रिमिनल कोर्ट इन्वॉल्व हो गया तब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट,
ठीक है। डॉक्ट्रिन्स में सबसे पहले देखते हैं रेस इप्सा लोक्वेटर। रेस इप्सा लोक्वेटर क्या होता है? फैक्ट्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, मतलब खुद सबूत जो होता है वो चिल्ला चिल्ला कर गवाही देता है, ठीक है। फैक्ट्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, ठीक है। इसमें हमें किसी एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत नहीं होती है, मतलब हम खुद देखते हैं कोई भी नॉर्मल सेंस वाला आदमी ये समझ जाएगा कि डॉक्टर के साथ डॉक्टर ने ब्लंडर किया है। तो जिसमें थंबनेल वाला एग्जांपल देख लीजिए कि डॉक्टर्स ने गलत लिम्फ का ऑपरेशन कर दिया या गलत आई का ऑपरेशन कर दिया, कैटरेक्ट किसी और का था और किसी और आँख में ऑपरेशन कर दिया, कोई और ऑर्गन रिमूव कर दिया, किडनी की जगह गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया। तो ये सब ऐसा है कि इसमें कोई एक्सपर्ट ओपिनियन का जरूरत नहीं है, वो फैक्ट्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, नो एक्सपर्ट ओपिनियन इन दिस एंड बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ इनोसेंस लाइज ऑन द डॉक्टर, ठीक है। कि डॉक्टर को ये साबित करना पड़ता है नहीं उसने गलती नहीं किया, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन डॉक्टर्स। तो नेक्स्ट डॉक्ट्रिन है रेस्पोंडेंट सुपीरियर। रेस्पोंडेंट सुपीरियर के क्या मतलब होता है? सुपीरियर मतलब सुपीरियर यानी बॉस समझ लीजिए, बॉस रेस्पोंडेंट मतलब रेस्पॉन्सिबल, मतलब बॉस ही रेस्पॉन्सिबल है। बॉस रेस्पॉन्सिबल कैसे है? मतलब अगर कोई ट्रस्ट है, कोई नर्सिंग होम है, तो उसका ऑनर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी नेग्लिजेंस ऑन पेशेंट्स। अगर उसके स्टाफ या डॉक्टर के द्वारा पेशेंट्स पर होता है तो उसका ऑनर ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। रेस्पोंडेंट सुपीरियर ये कैसे समझ सकते हैं? ठीक है, ये इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। ये नर्सिंग होम है और इसका ऑनर है, ठीक है। कुछ नेग्लिजेंस हुआ ऑन पेशेंट्स, ठीक है, ड्यू टू इट्स स्टाफ या इसके स्टाफ या मेडिकल ऑफिसर के द्वारा इस हॉस्पिटल में कुछ नेग्लिजेंस हुआ, तो इसका ऑनर रिस्पॉन्सिबल ले रहा है। देखिए ये ले रहा है, वेल आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द नेग्लिजेंस डन ऑन पेशेंट्स, ठीक है। तो ये रेस्पोंडेंट सुपीरियर है, उसको ये लेना ही पड़ेगा, ये जिम्मेदारी, ठीक है। इसे दिस इज आल्सो नोन एज विकेरियस लिएबिलिटी। इसमें क्या होता है? एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉई, ठीक है। एम्प्लॉयर यानी ऑनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉई, ओनली एप्लीकेबल फॉर सिविल केसेस। रेस्पोंडेंट सुपीरियर हो गया, रेस इप्सा लोक्वेटर दोनों हो गया। थैंक यू दोस्तों।